किसानों के सामने यूरिया का बड़ा संकट आने वाला है। क्या यह सच है? पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ तेल या गैस की खबर नहीं है, इसका असर भारत की खेती तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयंत और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टली। 3 अगस्त 2025 को पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत कई प्रमुख उर्वरकों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। देश अपनी यूरिया की करीब 87% जरूरत घरेलू उत्पादन से पूरी करता है। इसी तरह एनपीके उर्वरकों की लगभग 90% मांग देश के अंदर ही पूरी हो जाती है। लेकिन सभी उर्वरकों में स्थिति एक जैसी नहीं है। पीआईबी की इसी रिपोर्ट के अनुसार डीएपी उर्वरक का केवल लगभग 40% ही भारत में बनता है, बाकी हिस्सा आयात करना पड़ता है। इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी के मामले में भारत अभी भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर है और इसकी लगभग 100% आपूर्ति आयात से होती है। अभी भारत में उर्वरकों का स्टॉक मजबूत है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 10 मार्च 2025 को अपनी जारी रिपोर्ट के अनुसार पहले से तैयारी करते हुए उर्वरकों का बड़ा भंडार जमा कर लिया है, ताकि खरीफ सीजन से पहले किसानों को किसी तरह की कमी न हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में कुल उर्वरक स्टॉक लगभग 180.12 लाख मीट्रिक टन है। पिछले साल इसी समय यानी 10 मार्च 2025 को यह स्टॉक 131.79 लाख मीट्रिक टन था, यानी एक साल में उर्वरकों का भंडार करीब 36.6% बढ़ गया है। अलग अलग उर्वरकों की बात करें तो पीआईबी की इसी रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में यूरिया का स्टॉक लगभग 61.51 लाख मीट्रिक टन, डीएपी का स्टॉक करीब 25.17 लाख मीट्रिक टन, एनपीके उर्वरकों का स्टॉक लगभग 56.30 लाख मीट्रिक टन है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों का अच्छा भंडार तैयार कर लिया है, इसलिए फिलहाल किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एहतियात के तौर पर आयात भी बढ़ा दिया है। फरवरी 2026 तक भारत लगभग 98 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आयात कर चुका है और अगले 3 महीनों में करीब 17 लाख मीट्रिक टन और आयात करने की तैयारी है। यानी कुल मिलाकर 115 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा उर्वरक विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, ताकि सप्लाई सुरक्षित रहे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सवाल उर्वरक का नहीं बल्कि गैस का है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक यूरिया प्राकृतिक गैस से बनता है। पहले प्राकृतिक गैस से अमोनिया बनाया जाता है और उसी से आगे यूरिया तैयार होता है। इसलिए अगर गैस की सप्लाई में समस्या आती है तो यूरिया का उत्पादन तुरंत प्रभावित हो सकता है। भारत में गैस की खपत का बड़ा हिस्सा उर्वरक उद्योग करता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस्तेमाल होने वाली कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 29% हिस्सा सिर्फ उर्वरक उद्योग में जाता है। अगर कुल गैस खपत देखें तो भारत हर दिन लगभग 184 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करता है। इसमें से करीब 53 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस रोज सिर्फ उर्वरक कारखानों के लिए चाहिए होती है। अब सवाल यह है कि यह गैस आती कहां से है। भारत की गैस सप्लाई 2 हिस्सों में बनती है। एक हिस्सा देश में ही पैदा होता है और दूसरा हिस्सा विदेशों से एलएनजी के रूप में आता है। जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू गैस उत्पादन लगभग 2912 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, जबकि एलएनजी आयात लगभग 2825 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, यानी लगभग आधी गैस विदेशों से आ रही है। यहीं से जोखिम शुरू होता है। भारत के पास तेल की तरह गैस का कोई बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है। देश में क्रूड ऑयल का स्टॉक लगभग 74 दिन तक चल सकता है, लेकिन एलएनजी के मामले में ऐसा नहीं। भारत का सिस्टम लगभग आते ही इस्तेमाल करने वाले मॉडल पर चलता है। जहाज से एलएनजी आती है, टर्मिनल पर उसे गैस में बदला जाता है और तुरंत पाइपलाइन से फैक्ट्रियों तक भेज दिया जाता है। इसलिए देश के पास एलएनजी का जो बफर स्टॉक है वो लगभग 10 से 21 दिन का ही माना जाता है। अब इसमें पश्चिम एशिया की भूमिका समझिए। भारत की एलएनजी का बड़ा हिस्सा कतर, ओमान और यूएई जैसे देशों से आता है। इन देशों से आने वाले जहाज एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरते हैं, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही, बीमा लागत और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए सरकार ने गैस की प्राथमिकता तय की है और एक योजना बनाई है। सबसे पहले गैस घरों की पाइप गैस और गाड़ियों की सीएनजी को दी जाएगी। उसके बाद एलपीजी उत्पादन को, उर्वरक कारखानों को उनकी सामान्य जरूरत का लगभग 70% गैस देने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए उद्योग और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की गैस काटी जा सकती है। लेकिन अगर एलएनजी सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि उर्वरक उद्योग को रोज करीब 53 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस चाहिए होती है। अगर उन्हें सिर्फ 70% गैस मिलती है तो यह लगभग 37 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन रह जाएगी। इससे कारखाने कुछ समय तक कम क्षमता पर चल सकते हैं, लेकिन अगर संकट लंबा चला तो उत्पादन घटने का खतरा बढ़ सकता है।
और अगर उत्पादन घटा या गैस की कीमतें बढ़ीं तो इसका असर धीरे धीरे किसानों तक पहुंच सकता है। इससे सरकार की उर्वरक सब्सिडी बढ़ सकती है और बाजार में सप्लाई पर दबाव आ सकता है। और कुछ जगहों पर उर्वरक देर से पहुंचने की स्थिति भी बन सकती है। खासकर खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास में यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ असर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। सीधे शब्दों में समझें तो आज की स्थिति में भारत के पास उर्वरकों का स्टॉक मजबूत है और फिलहाल किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़कर एलएनजी सप्लाई को प्रभावित करता है तो कुछ हफ्तों बाद इसका असर उर्वरक उत्पादन और अंततः खेतों तक पहुंच सकता है। ऐसी ही तमाम और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।